अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है गैल्वानोमीटर। और गैल्वानोमीटर जो है ना वो क्या होता है। गैल्वानोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, करंट को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं होता। दोनों में फ़र्क है। करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका नाम होता है एम्पेयर मीटर या एम मीटर। गैल्वानोमीटर का काम है करंट की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का बताना। ठीक है, इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है टॉर्क ऑन ए कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक कॉइल पड़ी हुई है और जब उसमें से करंट गुजरता है तो करंट उसमें टार्क प्रोड्यूस करता है। और वो जो टार्क होता है वो हमने पहले निकाल चुके हैं, उसका फार्मूला बना चुके हैं पिछले लेक्चर में। वो था टा इज इक्वल टू NIAB cos ऑफ एल्फ़ा। ठीक है, और ये उसका जो है ना वो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये काम करता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि असूल, जो उसका बुनियादी असूल है जिसके ऊपर वो मशीन बनी हुई है। तो ये जो हमारे पास गैल्वानोमीटर है, जो ये मशीन है जिससे हम करंट को डिटेक्ट करेंगे, इसका बुनियादी असूल ये है कि अगर इसमें से करंट गुजरता है तो वो कॉइल रोटेट होती है, कॉइल के साथ सुई लगी हुई है, नीडल है, वो नीडल भी रोटेट होगी, हमें पता चल जाएगा करंट गुजर जाए। असल में हुआ क्या है? हुआ ये है कि करंट ने कॉइल को रोटेट किया है, तो उस कॉइल के साथ आगे हमने नीडल लगाई थी, सुई लगा के हमने तो देखा है वायर, तो करंट हमें मिल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसलिए जो सिंपल इसका जो बुनियादी असूल है वो यही है टार्क वाला। अब इसके आ जाए कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि बनता कैसे है। इसमें हमारे पास एक कॉइल है, ये कॉपर वायर है और कॉपर वायर को हमने लपेटा हुआ है किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर। ऐसा मटेरियल जिसमें मकनातीसी क़ुव्वत नहीं होगी, प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक के अंदर नहीं होती, उसके ऊपर लपेटा हुआ है। और उसके नीचे एक कोर है आयरन की। आयरन लोहा होता है, आयरन मैग्नेटाइज्ड होता है। आयरन जो है इसमें मकनातीसी क़ुव्वत होती है लेकिन प्लास्टिक वगैरह में नहीं होती। तो ये इस तरह से समझिए कि कॉइल कैसे है। कॉइल ऐसे है, ऐसे बनी हुई है कि सबसे नीचे एक आयरन है, आयरन के ऊपर जैसे इसके अंदर लकड़ी है ना अंदर वाली साइड, तो आयरन के ऊपर जो है वो कोई प्लास्टिक है और उसके ऊपर कॉपर की वायर है। ठीक है, इस तरह से लिपटी हुई तो कॉइल बन जाएगी। सॉरी। अच्छा, इसमें देखें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ एक्सटर्नल से हमने एक्सटर्नल प्रोवाइड की हुई है। दो यहाँ पे तारे नज़र आ रही हैं आपको। ये जो वायर्स हैं इन्हें कहते हैं करंट लीड्स। करंट लीड्स का मतलब ये है कि ये यहाँ से इसको करंट देने और करंट निकालने के लिए काम आएंगी। तो ये भी करंट लीड है और ये भी। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है। ये इस मिरर का हम आगे देखेंगे कि क्या यूज़ क्या है, अभी फ़िलहाल इसको स्किप करते हैं। तो बेसिकली कॉइल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है और ऊपर से वायर्स लगी हुई है जिसके साथ वो सस्पेंड है, नीचे भी एक वायर है। ये करंट लीड का काम करेंगे। मसलन इसमें करंट हम दे सकते हैं, करंट इससे ले सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। इसमें साइड पे एक मैंने इस साइड पे ये तस्वीर बनाई हुई है। इसका क्या काम है? इसका काम ये, इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें ये शो हो रहा है कि ये जो कॉइल है ना, जब ये इस तरह से यहाँ पे पड़ी हुई है ना, इस तरह से, तब तो आपको पता है टार्क मैक्सिमम होता है। ये भी हम निकालते हैं इसको जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे। ठीक है, लेकिन जो ही कॉइल रोटेट करेगी तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं रहेंगे। जब वो पैरेलल नहीं रहेंगे तो टार्क मैक्सिमम नहीं रहेगा। यहाँ पे ये आयरन इसलिए डाला गया दरमियान में। आयरन क्या करेगा कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेडियल बना देगा, यानी कि इस तरह से बनाएगा वहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी जो उसके पैरेलल होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज पैरेलल होगी प्लेन ऑफ कॉइल के, तो इससे हमेशा मैक्सिमम होगा। देखें
टार्क का फार्मूला हमारे पास वो वाला यूज़ करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको वर्किंग की हेडिंग देनी है हमने। वर्किंग के अंदर टा इज इक्वल टू NI/AB कॉज ऑफ एल्फ़ा। एल्फ़ा मैं कह रहा हूँ कि 0 होगा अगर A पैरेलल होगा B के। A पैरेलल B का मतलब ये है कि जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो फील्ड के पैरेलल है। ये प्लेन है, इस तरह से कॉइल पड़ी हुई है, फील्ड इस तरह से गुजर रही है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना ये पैरेलल है। अच्छा, इसमें यहाँ पे क्या होगा, का 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टा इज इक्वल टू NI। हमने नाम देना है डिफ्लेक्टिंग कपल। इसको हम कहेंगे कि ये है डिफ्लेक्टिंग कपल। चेक करें ज़रा, कपल इसको हम कहेंगे डिफ्लेक्टिंग कपल। और डिफ्लेक्टिंग कपल जो है, डिफ्लेक्टिंग कपल क्यों कहा है ये समझें ज़रा। कपल इसलिए कहा है कि जब इस कॉइल में करंट गुजरेगा तो इस पे 2 फोर्सेस लगेंगी। देखिए, अगर करंट ऐसे गुजर रहा है तो फोर्स बाहर की तरफ है, अगर करंट इधर से गुजर रहा है तो फोर्स अंदर की तरफ होगी। 2 फोर्सेस होंगी जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, एंटी पैरेलल होंगी। F1 और F2 फोर्सेस एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल फोर्सेस अगर एक ही बॉडी पे अप्लाई हो रही हों और उस बॉडी में वो रोटेशन क्रिएट कर रही हैं, उसको घुमा रही हैं, तो उन फोर्सेस को हम कपल कहते हैं। यहाँ पे कॉइल है, कॉइल पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस मिलकर कॉइल को रोटेट करवा रही हैं, तो इसके लिए इसका नाम होगा कपल। डिफ्लेक्ट का मतलब है कि डिफ्लेक्शन हुई है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी अपनी जगह से मूव करती कपल, क्योंकि इस टार के अंदर 2 फोर्सेस हैं, ठीक है, जो फोर्सेस बॉडी को घुमा रही हैं। यहाँ तक ये डिफ्लेक्टिंग कपल की आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट देखें, जब ये कपल प्रोड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पे जो ऊपर ये जो स्ट्रिंग लगी हुई है जिसके साथ ये लटकी हुई है कॉइल, इस स्ट्रिंग में बल पड़ जाएगा, ट्विस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो जो ट्विस्ट होगा ना, ट्विस्ट जगह पे पहुँच गई है तो वो ट्विस्ट क्या करेगा, करंट गुजर गया उसमें से, तो ट्विस्ट क्या करेगा, ट्विस्ट उसको वापस लाने की कोशिश करेगा, अनट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। वो एक नया टार्क, नई कपल देगा उसको, वो कोशिश करेगा। कपल तो नहीं देगा क्योंकि उसमें ना 2 फोर्सेस पैरेलल नहीं है, सॉरी कपल का वर्ड नहीं यूज़ करना हमने। तो उसमें वो उसको रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, वापस लाने की कोशिश करेगा। करंट गुजर जाने के बाद, जब करंट गुजर गया इसमें से तो बल पड़ गया धागे में, और अब उसने वापस लाना है, अनट्विस्ट करना है उसने जब अपने आप को अनट्विस्ट करना है तो वो ये नहीं कि वो टार्क होगा रीस्टोरिंग टार्क। और रीस्टोरिंग टार्क जो है, रीस्टोरिंग टार्क बराबर होगा जितना धागे के अंदर डिफ्लेक्शन होगी, यानी कि मैं इसको टा ही लिखता हूँ, टा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्यों लिखा है, देखें जितना डिफ्लेक्शन, जितने बल ज़्यादा पड़ेंगे, जितना ट्विस्ट ज़्यादा जनरेट होगा उतना टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितना ट्विस्ट जनरेट ज़्यादा होगा उतना टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसलिए हमने थीटा के साथ लिखा। अगर ट्विस्ट कम होगा तो ये वाला टार्क उतना ही कम होगा। इसका करंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऊपर वाले टार्क का करंट के साथ ताल्लुक़ है। ऊपर वाला टार्क और है, ये और है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ ताल्लुक़ है डिफ्लेक्शन के साथ, कि कितनी कॉइल अपनी जगह से मूव करके आगे गई है। अगर थोड़ी सी गई है तो थोड़ा सा ये टार्क रीस्टोर करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स भी थोड़ी होगी। अगर वो ज़्यादा रोटेट करके गई है तो फिर वो भी ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं उसके, और ये कांस्टेंट जो है इसको मैंने कहा हुआ है सी इज़ कॉल्ड टॉर्जनल कपल। टॉर्जनल कपल का वर्ड यूज़ जो है ना वो किया है यहाँ पे हमने। ये क्या चीज़ होती है इसको समझें, या सस्पेंशन ऑफ वायर भी कहते हैं इसको। टॉर्जनल कपल वो कपल है जो ट्विस्ट की वजह से जनरेट हुई है, उसमें बल की वजह से जनरेट हुई है, उसको हम टॉर्जनल कपल कह रहे हैं। या सस्पेंशन इन वायर, वायर के अंदर जितना तनाव आया है किसकी वजह से, 1 and 2,
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा NIAB इज इक्वल टू सी थीटा। यहाँ से I को इधर रहने दें और बाकी सारी चीज़ों को उठा के उधर ले जाएं, CNAB थीटा। ये देखें C एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट लगाया ना हमने, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया था ना, C एक कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये भी एक कांस्टेंट है, A एरिया ऑफ द कॉइल है, ये भी एक कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल हमने दी हुई है वो भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, उसको हमने कुछ छेड़ा नहीं है, वो फिक्स है। ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के। इस कांस्टेंट को हटाएं तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। इसका मतलब ये होगा कि ज्यों ही ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये बता रही है कि जैसे ही करंट गुजरेगा वैसे ही थीटा जो है ना वो वहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी। थीटा का मतलब डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा करंट गुजरेगा तो कॉइल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, हल्की सी। ज़्यादा करंट गुजरेगा तो ज़्यादा, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया थीटा के। इसका मतलब है जो ही कॉइल से करंट गुजरना है कॉइल ने डिफ्लेक्ट करना है। अच्छा, अब ये जो डिफ्लेक्शन होती है इसको मेजर कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कॉइल डिफ्लेक्ट हुई है? इसके दो तरीके हैं कॉइल को डिफ्लेक्शन मेजर करने के। एक तो इसको कहते हैं लैम्प स्केल अरेंजमेंट। लैम्प स्केल अरेंजमेंट में क्या होता है कि कॉइल के सामने लैम्प, और यहाँ पे इस डायग्राम में चलिए इधर ही बना लेते हैं। यहाँ पे एक स्टैंड मैं बना रहा हूँ, ये समझे एक स्टैंड है, इसके ऊपर ना एक स्केल लगा हुआ है, ये स्केल लगा हुआ है, आर्म स्केल जो होता है, और यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, रोशनी यहाँ से निकल रही है, एमिट हो रही है। अच्छा, यहाँ से लाइट आएगी, इस मिरर पे पड़ रही होगी और मिरर की रिफ्लेक्शन इस पे पड़ रही होगी। जो ही करंट गुजरेगा मिरर क्या होगा, मिरर अपनी जगह से हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा। जो ही डिफ्लेक्ट होगा इसकी जो लाइट है यहाँ से आगे मूव करेगी, तो इससे पता चल जाएगा करंट आ गया। ये मिरर इस काम के लिए था। डिफ्लेक्शन कॉइल में हुई है, मिरर कॉइल के साथ अटैच है, मिरर के साथ हमने लाइट लगाई हुई है, लाइट डिफ्लेक्ट होके आगे स्केल पे पड़ रही है। हल्का सा भी मिरर अगर मूव करता है तो यहाँ पे लाइट मूव करेगी, स्केल के ऊपर उसका जो है ना ग्लेयर, जो उसका लश्कारा है वो मूव करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा करंट है यहाँ पे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है जो हमारे पास गैल्वानोमीटर लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जो हमारे पास पड़े हुए हैं सारे, उसे कहते हैं पिविट टाइप गैल्वानोमीटर। उसमें यहाँ पे एक नीडल लगाई जाती है, जो कॉइल है ना, कॉइल के साथ ऊपर एक नीडल होती है एल्युमिनियम की, और आगे स्केल बना होता है इस तरह से। कल इंशाल्लाह आप मुझे याद करें, मैं आपको गैल्वानोमीटर दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे नीडल लगी हुई है, और नीडल जो है ये कॉइल है सारा, बाकी सारा वही है। ये यहाँ पे मिरर की बजाय एक नीडल है। अब जो ही करंट गुजरेगा ना तो ये जो नीडल है, ये वायर ये मूव करेगी और इसके साथ ये नीडल में मूव करेगी। यहाँ पे इस वायर के साथ, वायर के अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं जो रीस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जब करंट गुजरेगा तो स्प्रिंग में ट्विस्ट आ जाएगा, नीडल आगे मूव करेगी, करंट वापस ख़त्म तो स्प्रिंग दोबारा से अनट्विस्ट होगा तो नीडल अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। ये मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखें, इसके अंदर ये डायग्राम देखें। दो तरीके हैं जिनसे हम डिफ्लेक्शन जो करंट से पैदा हुई है वो मेजर कर सकते हैं। एक ये तरीका है और दूसरा नीचे ये दिखाया हुआ है, इसे कहते हैं पिविटेड टाइप गैल्वानोमीटर। जो
कॉइल है वो दरमियान में सेंटर में है, उसके ऊपर अपर स्प्रिंग है, नीचे स्प्रिंग है, और इसमें देखें तो अगर आप गौर करें तो उसमें जो ही करंट गुजरेगा तो स्प्रिंग जो है ना वो टाइट हो जाएगा, और स्प्रिंग इसी जो राड है इसी के साथ यहाँ पे वायर के बजाय एक स्मॉल राड सा यूज़ हुआ है, तो ये देखें इसके साथ ही आगे नीडल लगी हुई है, तो वो नीडल मूव करेगी, जो ही करंट आएगा नीडल मूव करेगी, और उसमें नीडल वापस कैसे आएगी, क्योंकि ये जो ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, तो जो ही करंट ख़त्म होगा तो स्प्रिंग वही रीस्टोर होगा अपनी जगह पे, तो नीडल पीछे हट के आ जाएगी। ये दूसरा तरीका है जिससे हम डिफ्लेक्शन मालूम कर सकते हैं। और उनमें ये कोशिश की जाती है कि गैल्वानोमीटर सेंसिटिव हों। सेंसिटिव का मतलब ये है कि थोड़ी सी चेंज करंट की या थोड़ा सा करंट भी अगर गुजरे ना तो वो उसको डिटेक्ट कर लें। ऐसा ना हो कि माइक्रो एम्पेयर में करंट आया है उसको वो डिटेक्ट ही ना कर पाए और मिली एम्पेयर में करंट को डिटेक्ट करे या एम्पेयर में डिटेक्ट करे, तो वो गैल्वानोमीटर सेंसिटिव नहीं होगा। सेंसिटिव का मतलब होता है एहसास का मतलब होता है बंदा जो ना जल्दी ठंड लगती है तो ज़्यादा गर्मी लग जाती, थोड़ी जी ठंड हो तो थोड़ी वो बीमार हो जाता है, और थोड़ी सी गर्मी हो तो भी तो कहते हैं बड़ा यार सेंसिटिव बंदा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, नाजुक जो होता है जिसमें ब्राइलर होते हैं, ठीक है, तो ये वो वाली बात है। तो सेंसिटिव का मतलब ये है कि गैल्वानोमीटर इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि स्मॉल चेंज इन करंट या स्मॉल पैसेज ऑफ करंट जो उसमें से गुजरे वो उसको डिटेक्ट कर ले, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया जाता है, हम क्या कर सकते हैं गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए, हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन है, ये वाले, ये फैक्टर जो है ना, ये वाला फैक्टर, ये हमारे पास एक ऑप्शन है। देखें हम स्मॉल होगा उतना आई थीटा के ज़्यादा प्रोपोर्शनल होगा, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो आई थीटा के ज़्यादा प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। ये फैक्टर स्मॉल किया जाता है। स्मॉल कैसे कर सकते हैं, स्मॉल ये है कि सी कम कर दें। सी कम करने का मतलब ये है कि जो तार हमने यूज़ किए हुए बारीक करें, उस वायर जो ये वाली है ऊपर वाली वो बारीक करें, इससे ये होगा कि वो कमज़ोर हो जाएगी। अगर वो कमज़ोर हो जाएगी तो वो टूट जाएगी। इसको हम एक ख़ास हद से ज़्यादा बारीक नहीं कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक कम कर दें। एन को बढ़ा दें क्योंकि ये नीचे है ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये फैक्टर कम हो जाएगा। एन को अगर इंक्रीज़ करें एन को, तो इससे क्या होगा, बल आपने टर्न बढ़ा दिए कॉइल के ऊपर, इससे कॉइल वेट में ज़्यादा हो जाएगी जिससे वो गिर जाएगी, ठीक है। मतलब हैवी होगी तो फिर भी बड़ी हो जाएगी, साइज़ में प्रॉब्लम है, वेटी हो जाएगी, वो सूटेबल नहीं है। एरिया को बढ़ा दें, इससे भी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। एरिया को बढ़ाने का से जो गैल्वानोमीटर का साइज़ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ कॉइल आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ इंक्रीज़ होने जो है ना वो फिर हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, मसलन हम चाहते हैं स्मॉल चीज़ हो जो ईज़ी टू कैरी हो, ईज़ी टू यूज़ हो। एरिया भी हम एक ख़ास हद तक बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो लास्ट फैक्टर बचता है बी, मैग्नेटिक फील्ड। इससे कुछ नहीं होगा। तो अगर हम गैल्वानोमीटर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गैल्वानोमीटर की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज़ कर दें तो इससे क्या होगा, बी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब बी इंक्रीज़ होगा तो ये फैक्टर स्मॉल हो जाएगा। ये फैक्टर अगर स्मॉल होगा तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा, जिससे हो जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि गैल्वानोमीटर को सेंसिटिव बनाना है तो कैसे बनाया जाए, तो इसका क्या जवाब आप देंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करने से गैल्वानोमीटर सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये MCQs भी आता है आपके गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करनी है तो क्या किया जाए। 4 ऑप्शन होंगे, सी को बढ़ाया जाए, एन को बढ़ाया जाए, ए को बढ़ाया जाए, बी को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए जिससे गैल्वानोमीटर सेंसिटिव होगा। तो आपने बताना है कि बी जो है उसको अगर हम इंक्रीज़ करें तो वो सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लास्ट पेज पे आ जाएं, 73 नंबर 74 पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट लाइन में देखें, लास्ट लाइन में इस टॉपिक की डेड बीट और स्टेबल गैल्वानोमीटर, ठीक है। ऐसे गैल्वानोमीटर ध्यान से सुने, करंट गुजरने के बाद नीडल जो है वो अपनी जगह पे फ़ौरन वापस आ जाए, वो कहलाएंगे स्टेबल गैल्वानोमीटर।
अगर ऐसा हो कि करंट गुजरे और उसके बाद नीडल कुछ टाइम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती रहे तो ऐसे गैल्वानोमीटर अनस्टेबल होंगे। जो नीडल है जिससे हम करंट डिटेक्ट कर रहे हैं, करंट गुजरने के बाद आपको पता है उसमें ऊपर अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग जो है वो टाइट हो जाएगा, अगर तार है तो तार में बल पड़ जाएगा। तो तार जो है जब बल सीधा सीधा तो निकलता नहीं है, वो वापस आएगा फिर इधर निकल जाएगा, फिर नया आएगा फिर उधर चला जाएगा, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेशंस होती रहती हैं। अगर नीडल ऑसिलेट हो रही है बार बार तो ऐसे जो गैल्वानोमीटर हैं वो अनस्टेबल हैं, गैर मुस्तहकम, रुके हुए नहीं हैं। और अगर नीडल क्विकली फ़ौरन अपनी जगह पे वापस आके रुक जाती है तो ऐसा गैल्वानोमीटर स्टेबल गैल्वानोमीटर कहलाता है, या डेड बीट गैल्वानोमीटर। बीट होती है ना, ये तो बीट उसमें नहीं होती, डेड होती है बीट, उसको डेड बीट गैल्वानोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन में यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन मिल गई। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डेड बीट गैल्वानोमीटर क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो गया।